So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Nandini, and on this channel, I provide content related to NEET and guide several NEET aspirants through my knowledge, which I have gained within the 4 years of my NEET journey. And मेरा सोल मोटिव इस चैनल का यही है कि जितनी भी गलतियाँ एक नीट एस्पिरेंट कर सकता है अपने नीट के प्रिपरेशन जर्नी में, सो उसको मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से हेल्प कर सकूं ताकि वो गलतियां ना रिपीट करे जो कि मैंने करी थी अपने टाइम पर। एंड सो या वो मेरे लिए बहुत एक मतलब हैप्पी मोमेंट होगा कि मैं अपने नॉलेज का कहीं तो यूज़ कर पाई, क्योंकि नीट में तो क्या ही है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है अभी तक मेरा। अगर मैं थोड़ा अपने बारे में ब्रीफिंग करूँ, सो 2023 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड उसमें मेरा स्कोर 507 था आउट ऑफ 720 एंड मेरे 12th बोर्ड में 96.4% आए थे, CBSE बोर्ड। एंड देन सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे 367 मार्क्स थे पहले, फिर वो 632 हो गए थे, 5 मार्क्स वो रिड्यूस हो गया था फिजिक्स में। एंड देन थर्ड अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स जितने बन रहे हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून, ठीक है। सो ये जो है ये सेकेंड पार्ट है ऑफ द बायोलॉजी वाला वीडियो। मैंने जो कल वीडियो पोस्ट करा था उसमें मैंने बोला था कि अभी हम लोग 145 तक कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन 180 तक हम लोगों को जाना है। सो 146 से हम लोगों का बचा हुआ था, ठीक है। इस वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, सो अगर आप ये पहला ही देख रहे हो, सो इन वीडियोस में मैं ये बता रही हूँ कि मैंने कैसे अपना नीट पेपर अटेम्प्ट किया था 2025 का, ठीक है। और नीट 2024 में मेरे 345 मार्क्स आए थे बायो में एंड इस बार मेरे 313 मार्क्स आए हैं बायो में, ठीक है। इस बार 3 गलतियाँ थी इसमें एंड इसमें मेरे 7 रॉन्ग हो गए थे, नेगेटिव्स, ठीक है। तो मैंने क्या क्या उस टाइम पे मुझे सही करना चाहिए था और उस टाइम पे मैंने क्या क्या सोचा और क्या क्या मुझे और सावधानी रखनी चाहिए थी, सो मैं उसके रिगार्डिंग आपको बता रही हूँ कि आपको भी कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर, ठीक है। मैंने 3 बार ये एग्ज़ाम दे रखा है, सो मुझे थोड़ा तो ज़्यादा आइडिया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो 146 क्वेश्चन है। सो हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विद, ये तो एकदम डायरेक्ट लाइन है मॉलिक्यूलर बेसिस से। सो ये तो ईजी था, ये तो सबसे ईजी था, रिप्रोडक्शन से वेरी ईजी क्वेश्चन ये है। ये भी आपका ये इसमें भी कुछ तो कंट्रोवर्सी जा रही थी बट अल्टीमेटली मेरा भी सही हो गया था। देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन कर रखा है, मैं सीधे कट कर देती थी जो मुझे लगता था। और देखो यहाँ पे ब्लैक से प्रिंटिंग रहता है क्वेश्चन एंड आपका पेन भी ब्लैक ही रहता है, तो आपको ध्यान रखना होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। सो आपको एकदम क्लियरली डिस्टिंक्टिवली मार्क्ड रहना चाहिए। ये तो मैं एकदम कट कर देती थी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और मैच द कॉलम ट्राई करा करो कि ना ही गलती करो, मतलब वो एकदम गलती हो रहा है तो फिर बहुत दिक्कत है। उसके बाद द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, एंजाइम से ये तीसरा क्वेश्चन है, कैन यू बिलीव इट। एक ट्रांसफीरेज वाला, एक हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक ये तीसरा एंजाइम से है। मतलब आप सोच रहे हो कि क्या ही वेटेज रख रहा है एंजाइम। 3 क्वेश्चंस थे इस बार। सो ये अपो एंजाइम था, ये मेरे को पता नहीं। और पता है वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया जो मुझे एकदम क्या बोलते हैं, मतलब जो एकदम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक भी होता है ना, उससे भी कन्फ्यूजन अराइज होने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखो मैंने ये पहले ऐसे मार्क कर रखा है, विच मीन्स कि ये मेरे से पहले बारी में नहीं बना था। और आपको बहुत जान के हैरानी भी होगी कि ये क्वेश्चन कैसे कोई मार्क कर सकता है। बट अगेन वहाँ पर आपका दिमाग कैसे चले, वहाँ पर क्या माइंड सेट हो, ये वहाँ का ही सिचुएशन बता सकता है। तो ये क्वेश्चन तक में मुझे डाउट हो गया था एंड देन मैंने फिर लेकिन सही कर दिया था। वहाँ पे सिली क्वेश्चंस में डाउट अराइज हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, बट ठीक है। उसके बाद है यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी पूछा गया था, एकदम ध्यान से क्योंकि पर ईयर इसमें आना चाहिए। ये भी एक सॉरी फॉर द नॉइज़, ये भी एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन वाला पोर्शन रहता है क्योंकि NCERT में नेट प्रोडक्टिविटी और कुछ तो वहाँ पे झोल है, ठीक है। तो वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत गलतियाँ होती हैं वहाँ से भी, ठीक है। उसके बाद ये एक इवोल्यूशन से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ये मैंने लिख लिया था यहाँ पे और ये एग्जाम्पल तो सीधे NCERT से उठ के आता है। अब ये 152 है, ये आप देख रहे हो, ये मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी उस टाइम पर किसी तरह कुछ मिला के करने की, बट अल्टीमेटली ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव में काउंट हुआ है एंड उस टाइम पे एकदम भी दिमाग नहीं चल रहा था कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी जा सकता है, मतलब इतना भी NTA मतलब इतना खतरनाक क्वेश्चन भी दे सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे माथे में उतना शुरू से था कि NCERT ओरिएंटेड रहना है। तो NCERT में तो ये कहीं से नहीं है। और NCERT की जो 2 पेडिग्री है, एक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है और एक कुछ शायद से
एक ऑटोसोमल रिसेसिव है और एक ऑटोसोमल डोमिनेंट में तो मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी है, उसी का एक पेडिग्री रहता है, बस 2 ही है। लेकिन ये तो कुछ अलग सा ही आ गया था। सो ठीक है, हम लोग सब कंफ्यूज हो गए थे इसमें, मतलब मैं तो हो गई थी, बाकी पता नहीं किसका किसका क्या बना, बट मैं कोशिश कर रही थी बट नहीं बना, और टाइम भी कम था ना, ये पूरा पेपर ही एकदम मतलब बहुत धूल चटाने वाला था। तो ठीक है, अब 153 देखते हैं। ये वाले में भी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि क्या होगा नहीं होगा, बट मैंने तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन मार दिया था। ज़्यादा मैं नहीं सोची थी, मुझे वही पता लगा असर्शन रीज़न में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों कनेक्टेड हैं कुछ हद तक, तो आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ही जाओ। एकदम ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तभी नोट पे जाया करो, ठीक है। वो जैसे वो गोल्जी बॉडी वाले में भी हुआ मेरे साथ वही चीज़, ठीक है। अब 154 क्वेश्चन है, तो इसमें भी जो मुझे एकदम लगता था कि एकदम हो ही नहीं सकता, वो तो एकदम क्रॉस कर देना होता था, और फिर ऐसे नो मियोसिस करके। सो फिर ये थर्ड ऑप्शन था, ये भी इजी क्वेश्चन था। और जाइगोमॉर्फिक भी बहुत है, धतुरा, चिली एंड पिट्यूनिया, ये सब सोलानासी फैमिली से है आई गेस। सो पी ही होगा इसका एग्जाम्पल। उसके बाद देखते हैं, आफ्टर मैच्योरेशन प्राइमरी माइग्रेट टू सेकेंडरी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है। सो यहाँ पे इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट हुआ था, पता है, बट फिर मैंने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि आप एकदम ना प्लीज़ रिमेंबर कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया। 157 अगेन मैंने सर्कल कर रखा है, ये मुझसे नहीं बना था, बट मेरा बायो का पेपर इतना खाली दिख रहा था जो कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो मैं अटेम्प्ट कर दी थी और ये गलत निकल गया था। मैंने बहुत करेक्ट माना था, जबकि ये बहुत इनकरेक्ट होगा। ये तो बड़ा ही वेग क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों ही आया था, लेकिन ठीक है, इस बार कुछ भी हुआ है 2025 में। एंड 158 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये तो बहुत ईजी था। फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ये भी ईजी था। कुछ ईजी क्वेश्चंस तो थे ही, ऑब्वियस सी बात है। अब ये मेरा गलत हो गया है, मतलब इतना मुझे, मतलब ये भी गलत होने लायक क्वेश्चन नहीं था, क्या बोलूँ मैं। इट इंक्रीजेस के, ये था ना, इट कॉजेज प्यूपिलरी डायलेशन नॉट कॉन्स्ट्रिक्शन, ये मैंने गलत पढ़ लिया, ठीक है। प्यूपिलरी डायलेशन होता है हमेशा, तो ए तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। एंड उसके बाद से हाइपर सी और डी तो होना ही था। अब सी और डी तो ये डी भी नहीं हो सकता, और बी भी होना ही था। सो सेकंड ऑप्शन इसका सही जाना था। ये एकदम मतलब बहुत मतलब बहुत नेग्लिजेंस की वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ठीक है। प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होना था, डायलेशन होना था, और जबकि मैंने यहाँ पे रेड से फिर अंडरलाइन किया, क्योंकि मैं कॉन्स्ट्रिक्शन को करेक्ट मारा, पता नहीं उस टाइम पे क्या हो जाता है कि आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ठीक है। कांट बी इंसुलिन गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट्स, ये तो NCERT का इंडेक्स क्वेश्चन ही था, लाइन में पूछा हुआ है। ये 62 जो था, ये भी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन था, बट ये मतलब आपको मैच द कॉलम मैंने एक भी गलत नहीं किया, उसका मुझे ठीक है। मतलब हु प्रपोज द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ये भी एकदम आपका लाइन क्वेश्चन है NCERT से, ये भी मैच द कॉलम है, तो ये तो ईजी ही है। पिट्यूटरी इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, तो ये भी ईजी रहता है। ये मेरा गलत हो गया, पता नहीं कैसे, मतलब उस टाइम पे पता नहीं दिमाग चलना बंद हो गया कि क्या हुआ। ये मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा, मतलब एनिमल किंगडम से मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो मुझे नहीं लगा था, बट ये थोड़ा था कंफ्यूजिंग। मतलब मैंने ये वाला किया था, पता नहीं क्यों ये मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। ये जिसने अटेम्प्ट और सही किया है, मतलब हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। अब 167 चलते हैं, ये भी ईजी था, इनेट इम्यूनिटी इसका डायरेक्ट आंसर था। उसके बाद ओके, ये थोड़ा मैं इरेज कर दूँ। ये क्या है, हेल्प गेमा, हाँ गेमा कप्स तो आपको पता है, सेक्सुअल, ये भी इजी क्वेश्चन था। अगेन 4th क्वेश्चन फ्रॉम फ्रॉग, वेना कावा, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, ये एक किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। और एक और क्वेश्चन था, ये देखो आप, 4 क्वेश्चन सीधे मैंने आपको दिखा दिया कि 4 क्वेश्चन फ्रॉग जैसे टॉपिक से आया, और जस्ट मैंने एक दिन पहले ही फ्रॉग पढ़ा था, तो मतलब काफ़ी रिलीव थी मैं कि चलो कॉकरोच से नहीं आया, एंड फ्रॉग से जो मैंने पढ़ा था उससे आ गया, तो ठीक है। एक भी क्वेश्चन मैंने गलत नहीं किया, ये भी ईजी था, ये भी NCERT का लाइन है एकदम, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड लॉ एग्जेम्प्टेड, ये नॉट एग्जेम्प्टेड होता है, ये भी हम लोगों का क्वेश्चन आया गया था टेस्ट सीरीज़ में, तो मुझे याद था, ठीक है। रुबिस्को इज ट्रू पूछा है, तो मैंने अंडरलाइन कर रखा, मतलब एनसर्कल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्रॉस भी कर दी थी जो मुझे गलत लगता था, ठीक है। नॉट पूछा है, ठीक है, ये मतलब मेरा गलत होते होते बचा था, ये गलत होते होते बचा था। और ना कहीं तो एक इसमें मैंने कुछ मार्क कर रखा है जो कि मैंने अपने आंसर में चेंज किया था, ठीक है। वो MR देख के मैं बता सकती, कुछ तो था, क्योंकि ये वाला जस्ट मेरा गलत होते होते रह गया था। चूज़ द करेक्ट पूछा गया था, हाँ, तो देखो मैंने इसमें चारों ऑप्शंस मतलब ये किए थे, क्योंकि पहला 2 में ये दोनों एलिमिनेट हुआ था। दूसरी बार जब मैं बड़ा कि नॉट पूछा है, तब मैंने इन दोनों को ये किया और फिर मैंने सही किया था। तो आपको बहुत ध्यान से उस टाइम पे पढ़ना है, प्लीज़ जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो फिर बाद में पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जो कि मैं कर रही हूँ, पछता ही रही हूँ कि मुझे और थोड़ा टाइम देना था बायो में,
ठीक है। सो यहाँ पे पूछा है कि आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। सो सारा आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चूज द ऑप्शन विथ ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। एब्सिसिक एसिड प्रोमोटर है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो डी को तो मैंने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया था। अब ए बी सी और ए सी ई बचा, विच मीन्स कि ए और सी कॉमन है, मतलब होगा, तो मतलब हम लोग को बी और ई में चूज़ करना है। सो फिर बी और सही था और ई गलत था। तो एपिकल प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स तो नहीं होता है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया था। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ध्यान से पढ़ना है, रो फैक्टर होता है, इजी था। बकल कैविटी ये भी करेक्ट आंसर पूछा था और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट जिन्होंने पढ़ा था फ्रॉग मतलब अच्छे से उनको बन गया होगा, ठीक है। उसके बाद 176 है, ये मैंने इनसर्कल किया था, ये मुझसे नहीं बन रहा था। मैं जाती भी तो मैं इससे जाती, इस पे जाती, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हो जाए, फ्रेटर्नल ट्विंस इसको बोलते हैं, तो ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस कभी भी बॉय और गर्ल नहीं हो सकता, वो डाइजाइगोटिक ही होता है, विच इज़ फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। मुझे नहीं पता था, ये भी लास्ट मिनट में मैंने सही करा था। नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन मुझे लगा था। मतलब उस टाइम पे आपको एनसीईआरटी से तो नॉलेज नहीं आ रहा था, इसमें आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ा था, क्योंकि इतना कोई पढ़ता ही नहीं है कि एनसीईआरटी का ये सब टॉपिक में लिखा हुआ था, उतना मुझे ध्यान में नहीं था, बट मैं वहाँ पे खुद से दिमाग लगाई थी कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। तो फिर मैंने क्या मारा था मुझे याद भी नहीं है, मैंने शायद से लास्ट में मैंने किया था अटैम्प्ट और ये मेरा सही हो गया था। नॉट इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, नॉट इन्वॉल्व एस्परजिलस नहीं, लैक्टोबैसिलस तो होगा, लैक्टोबैसिलस तो इन्वॉल्व होगा, तो ये भी हटा दो। ट्राइकोसैकेरोमाइसिस ईस्ट भी होगा ही आई गेस, सो ये भी हटा दो। एंड चीज़ होता है इज़ नॉट अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, आई गेस चीज़ इज़ नॉट अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, और इज इट अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। एस्परजिलस नाइगर इज सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इज़ नॉट, हाँ तो ए और सी ही जाएगा इसका आंसर। फिर पहले मैंने सी और ई करा था, बट देन मैंने ए और सी करा था, अब मुझे याद नहीं है कि कौन सा सही है, बट प्लीज़ डोंट जज मी, ये मेरा आंसर सही हुआ था। मेरे को अभी भी तक कन्फ्यूजन हो रहा, तो वहाँ पे तो हुआ ही हुआ था, बट समहाउ ये सही हो गया था मेरा। ये अगेन है इसमें, हाँ इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा था, बट ये मेरा सही हो गया था, मैंने ऑप्शन में। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 179 का हम लोग बात करते हैं। सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, सो थोड़े आलसी तो हम सब होते हैं, बट नेवर माइंड, ठीक है। तो ये जैसे कि 179 था, सो ये थोड़ा सा देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2 क्वेश्चंस हम लोगों को अभी तक ऐसे मिल चुके हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। ये भी बहुत एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन वाला पोर्शन है एनसीईआरटी में, बायोटेक के चैप्टर में, वो ब्लू कलर और ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज़ वाला जो एक होता है। यहाँ पे देखो आप, इधर ये इधर भी था, अभी हम लोगों ने एक और क्वेश्चन इसका सेम बनाया ना, पता नहीं अभी तो नहीं मिल रहा, बट अभी जस्ट हम लोगों ने एक देखा था इसका क्वेश्चन, कहाँ गया, ठीक है अभी तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो बायोटेक का पोर्शन है सेलेक्टेबल मार्कर्स वाला, सो वो आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको भी दिख रहा है यार, यही सही नहीं लगता, जब मिलना होता है तो मिलता नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि कहाँ था यार, ठीक है कोई बात नहीं, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर इससे, पता नहीं वो कहाँ चला गया क्वेश्चन, बट था ना वो वाला क्वेश्चन, ये ना, ये देखो यहाँ मिल गया 115, ठीक है। सो ये एक आ गया, और वो 179th, सो वो वाला भी जिसको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होगा, जिसको आइडिया होगा, वो ही उसको अटेम्प्ट कर सकता और सही करेगा, ठीक है। सो ध्यान रखना ये वाला टॉपिक। और ये भी एक इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत बच्चों लोगों ने ये करा था। देखो हमेशा एनटीए ऐसा ही करता है कि फर्स्ट ऑप्शन जो रहता है ना वो एकदम सिमिलर है, देखो इसके, लेकिन बस यहाँ पे एन मिसिंग है ना। सो RN(k - N/k) ये तो आपको याद ही रखना होता है। और यहाँ पे देखो आप एकदम जहाँ गलती कर सकते हो फटाक से, वहाँ पे ही आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे एन मिसिंग है, लेकिन आप ये मार के आगे बढ़ जाओगे कि जल्दी करना है। सो आपको वो भी ध्यान रखना है। बहुत बच्चों का यहाँ पे भी गलती हुआ, मेरे फ्रेंड्स भी थे उसमें, ठीक है। सो दिस इज़ नाउ डन, ठीक है। ये स्पेस फॉर रफ वर्क था, ये कुछ था, ये डोंट बिलीव दिस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये मेरा पूरा खाली था, मेरा लास्ट पेज, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बगल में ही कर रही थी रफ वर्क फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायो का सेक्शन,
ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो से। एंड ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है। फिज़िक्स के लिए भी मैंने ऑलरेडी बना दिया है वीडियो, केमिस्ट्री का मुझे बनाना है, वो भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे बहुत मन है कि मैं 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर पाऊँ यूट्यूब पर, ठीक है। आई होप सो कि मेरा कंटेंट इतना रेलेवेंट और फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जितना मुझे पता है मैं सब डिलीवर करना चाह रही हूँ यहाँ पे, जितना नॉलेज है मुझे। एंड मैं थोड़ा सिंगिंग वगैरह भी करती हूँ, सो दैट्स माई साइड पैशन। आप वो भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। अभी मैंने जस्ट पोस्ट करा हुआ है, एक सिंगिंग का वीडियो भी है। सो चलो देन ओके, फिर आप लोग कंटिन्यू करो पढ़ना एंड मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊंगी। टिल देन कीप हसलिंग हार्ड एंड कीप स्टडिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, रियली मोटिवेट्स मी। और हाँ, मुझे अपना मार्क्स भी बताना था ना। सो मेरा मार्क्स इस बार है 516 आउट ऑफ 720, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़ एंड